नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो राहुल बाबा को मुस्लिम लीग भी सेक्युलर दिखाई देती है, और क्यों ना दिखाई दे, क्योंकि उनको सावरकर में कम्युनल दिखाई पड़ता है, जिसने बेचारे ने कभी एक चिड़ी भी नहीं मारी होगी। लेकिन मुस्लिम लीग, जिसके जिम्मे लाखों लोगं का खून है, वो उनके लिए सेक्युलर है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. What can the international community what role is there for the international community to prevent a slide towards authoritarianism? It's our job, right? It's our business, and it's our work to fight the battle for democracy in India. Mm-hmm. And it's something that we understand, we accept, and we do. आइए जरा हम राहुल गांधी का विश्लेषण करते हैं कि वो आखिरकार वहाँ जाकर इस तरह के ऊक चूक बयान दे क्यों रहे हैं। वैसे तो यदि उनको आप नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में बैठा लें और उनसे कुछ हल्के फुल्के सवाल भी पूछें तो 2-4 सवालों के बाद में कुछ ऊक चूक तो वो बोल ही देंगे। उनकी आदत नहीं है, उनकी एक प्रकार से नियति है, वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और यदि उनसे कोई सर्चिंग सवाल पूछे, जैसे एक बार अर्नब गोस्वामी ने पूछे थे, तब तो आपको पता है कि उनकी स्थिति क्या हो जाती है। अब तो वो बहुत सावधानी से अपने इंटरव्यूअर्स चूज़ करते हैं और पूरी तरह से एक प्रकार से स्टेज मैनेज्ड गेम होता है। अब मुस्लिम लीग को सेक्युलर इन्होंने कहा, जो प्रश्न पूछा गया था वो यह था कि भाई आपका मुस्लिम लीग के साथ में अलायंस है, तो मैं इनको संदेह का लाभ दे देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे थे। वैसे तो ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग की भी बात कर सकते हैं, जिन्ना को भी ये सेक्युलर करार कर सकते हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि भाई जिन्ना सेक्युलर थे। और बात ये कर रहे हैं उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, जिसका इनके साथ अलायंस रहता है केरला में। अब इसकी ज़रा कैफियत तलब कर लेते हैं, ज़रा इसका इतिहास जान लेते हैं। देखिए, जो मद्रास प्रोविंस हुआ करती थी, जो केरला का जो मुस्लिम इलाका है, वो उस मद्रास प्रोविंस का ही भाग हुआ करता था उस समय की, जब अंग्रेज़ों की मद्रास प्रोविंस में पूरा का पूरा आज का तमिलनाडु हुआ करता था। तमिलनाडु के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र कर्नाटक के होते थे, कोलार इत्यादि, और कुछ क्षेत्र जो थे वो पूरा का पूरा लगभग नॉर्थ जो केरला था वो सारा का सारा आया करता था उसके मद्रास प्रोविंस के अंदर। यानी जो ये मलप्पुरम इत्यादि का जो मालाबार क्षेत्र है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो इनके मद्रास प्रोविंस में आया करता था। और जब 1946 के इलेक्शंस हुए थे तो मद्रास प्रोविंस से 3 सेंट्रल असेंबली की सीट थी। वो 3 की तीनों इंडियन मुस्लिम लीग के जो 2 लीडर थे वहाँ पर, बी पोकर साहिब बहादुर और एम मोहम्मद इस्माइल, इन दोनों ने ये बिल्कुल निश्चित किया कि सेंट्रल असेंबली की तीनों सीट, और जब मद्रास प्रोविंस का चुनाव हुआ तो उसमें 28 मुस्लिम रिजर्व सीट थी, वो 28 की 28 मुस्लिम लीग को गई थी। और ये लोग जो थे दोनों, ये आए थे चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1947 में ही, यानी कि विभाजन के कुछ दिनों बाद ही, सितंबर 1947 में ही इन्होंने संविधान सभा में यह मांग कर दी थी कि वापस मुस्लिम इलेक्ट्रेट और मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स होनी चाहिए, जिस प्रकार से विभाजन के पहले हुआ करती थी। ये बात सरदार पटेल ने नहीं मानी, और लोगों ने भी फिर सरदार पटेल का किसी प्रकार का ऑपोजिशन नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। और उनकी तो बहुत प्रसिद्ध एक स्पीच है 1948 की, मई 1948 की, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई तुम मांगते क्या हो, यदि तुम इतने सक्षम हो कि तुम 24% की आबादी पर अपने लिए अलग से एक देश ले सकते हो, तो तुम किस तरह से एक कमज़ोर या किसी भी प्रकार से
डिप्राइव्ड या ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी अपने आप को कह सकते हो? किस प्रकार से तुम वंचित हो, किस प्रकार से तुम कुंठित हो? यदि आप अपने आप को इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं तो फिर आप ये माइनॉरिटी वाला प्रश्न छोड़ दीजिए। किस तरह की माइनॉरिटी है वो जो अपने लिए दूसरा देश ले लेती है, इतनी पावरफुल है, इतनी मजबूत है? तो इसलिए किसी भी प्रकार से अलग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं दी जाएंगी, ये निश्चित रूप से इन्होंने सरदार पटेल ने इनको स्पष्ट बता दिया था, तब जाकर वो बचा था। वैसे तो नेहरू जी का बस चलता तो वो इनके कहने पे कुछ भी कर देते, क्योंकि इनके कहने पर ही जब बात चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यही पोकर साहेब और मोहम्मद इस्माइल इनके कहने पर ही जो उनकी मुस्लिम लॉज थे, जो मुस्लिम मैरिज लॉज थे, पर्सनल लॉ थे, उनको टच नहीं किया था नेहरू जी ने। नेहरू जी तो थे ही अपीजमेंट के माहिर। उसके बाद ये देखिए कि इसमें लगातार एक के बाद एक, पहले पोकर साहेब, फिर मोहम्मद इस्माइल, ये लगातार वहाँ के मलप्पुरम और मंजेरी एक सीट हुआ करती थी, वहाँ से निर्वाचित होते रहे। और बाद में तो 1960 के आसपास तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से पूरा गठबंधन ही कर लिया हमारे नेहरू जी ने। 1948 में इन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली थी, और ये मुस्लिम लीग के ही सारे के सारे जो बच गए थे, जो यहाँ से उठ के जिन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान मूवमेंट चलाया मद्रास प्रोविंस में, वो गए नहीं एक भी कोई पाकिस्तान, और यहाँ रहकर उन्होंने यूनियन मुस्लिम लीग और बना दी। और आज जो आप देख रहे हैं मलप्पुरम में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, वे सारी की सारी इन लोगों की ही करी धरी हैं। दी केरला स्टोरी में यदि वहाँ पर आईसिस की पैठ हो रही है तो उसका जो पूरा बैकग्राउंड है, उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ही बनाई हुई है। राहुल गांधी की तो मजबूरी बेचारे की ये है कि वायनाड में वो जीतता ही मुस्लिम लीग की वजह से है। अगर मुस्लिम लीग ना हो वहाँ पर, मुस्लिम लीग अपने हरे झंडे और चांद सितारे वाले जो इस्लामी परचम के साथ में, वहाँ शब्द परचम के साथ में ना घूमे और इनको सपोर्ट ना दे, तो राहुल गांधी जीत नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी की तो एक मजबूरी है कि उनको इस प्रकार की बात करनी ही करनी है। दूसरी बात इसलिए है कि उनको लगता है कि सारे मुसलमान इसी तरह के हैं। वैसे है उनका जो अशराफिया मुल्ला मौलाना जो क्लास है वो है भी इसी तरह का। यद्यपि कल तो हज़रत ओवैसी जो थे वो इनकी बहुत आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई यहाँ मुसलमान को किसी भी तरह की समस्या नहीं है। जब उन्होंने सांता क्लारा में जो अपनी स्पीच में जो कहा, वो सांता क्लारा की स्पीच का खंडन किया ओवैसी ने। इस समय पूरी जो जद्दोजहद चल रही है वो मुस्लिम वोट की चल रही है, और मुस्लिम वोट की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, तो फिर ये आखिरकार चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं वो इंडिया में रिजीम चेंज में लगी हुई हैं, और रिजीम चेंज के लिए उनको राहुल गांधी सूटेबल कैंडिडेट लगता है। ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। हालांकि इस समय पूरी जो लेफ्टिस्ट लॉबी है वो उनके समर्थन में खड़ी हुई है। जो संदीप सिंह जो है, जो इनका खास सलाहकार है आजकल प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, ये संदीप सिंह पहले वो था जिसने मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे जेएनयू में, यदि आपको याद हो। लेकिन आज जो है ये इनका बड़ा सक्षम सलाहकार है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ से आती है। ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टोफर जेफरलॉ वाला जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट गैंग है पेरिस वाला, ये वहाँ से गाइड होता है। जो इंटेलेक्चुअल गाइडेंस मिल रही है राहुल गांधी कैंप को, वो यूएस से नहीं मिल रही है। इंटेलेक्चुअल गाइडेंस उसको क्रिस्टोफ जेफरलॉ वाले पेरिसियन गैंग से मिल रही है। वहाँ के एक सुनामधन्य राजदूत हैं भारत के, अब बीजेपी को भी देख लीजिए, भारत के जो राजदूत पेरिस में बैठे हुए हैं, जो कि हब है भारत के विरुद्ध इंटेलेक्चुअल अटैक का, वहीं से शुरू होता है। अमेरिका वाले भी इन्हीं से लेते हैं। जॉर्ज सोरोस भी जो है वो इन्हीं से सोर्स करता है, यही उसको फीड करता है। और ये सुनीता विश्वनाथ जो इनके साथ बैठी हुई है, आप देख रहे हैं सुनीता विश्वनाथ, वो भी इंटेलेक्चुअल गाइडेंस वहीं से लेती है, और फंडिंग जो है वो सारी वहाँ की एजेंसीज जो हैं इसमें
अमेरिकन एजेंसीज भी शामिल हैं इसमें, कोई किसी भी प्रकार के गुरेज की बात नहीं है। ये विक्टोरिया न्यूलैंड वाली एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी इत्यादि, इवन CIA FBI, ये सब लोग जो हैं ये इनको करते रहते हैं, क्योंकि उनको रिजीम चेंज चाहिए। भारत में उनको रिजीम चेंज करना है, क्योंकि मोदी जो है वो उनके लिए बहुत मजबूत पड़ता है और अब भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इसलिए सारे के सारे यहाँ से क्रिस्टोफ जेफरलॉ वाला जो गैंग है उससे गाइडेंस लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो और बातें जो हमारे भाई साहब कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमी के बारे में कर रहे हैं। अब इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी का ई तो इनको पता है नहीं भाई साहब को, लेकिन अब इनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि मॉर्गन स्टैनली जो है, जिस दिन ये नेशनल प्रेस क्लब में जा रहे हैं बात करने वाशिंगटन DC में, उसी दिन मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट के साथ आ जाता है। और मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भाई जो 10 साल में हुआ है भारत की इकोनॉमी में वो पहले कभी नहीं हुआ है, तो इसलिए भारी समस्या उत्पन्न हो गई। तो अब वो इकोनॉमी की बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी के बारे में आपको क्या कहना है, तो वही घिसी पीटी बात कि साहब एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है, पूरा का पूरा जो UPA का जो काल था वो किस प्रकार का काल था? वह हाई ग्रोथ लो एम्प्लॉयमेंट वाला काल था। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो ग्रोथ आ रही थी वो आ रही थी रियल एस्टेट टाइप के कार्यक्रमों से, जिसमें केवल और केवल स्पेक्यूलेशन होता है। हाई इन्फ्लेशन, स्पेक्यूलेशन, उसकी तरह से तो पता चला कि एक पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयमेंट, लो एम्प्लॉयमेंट, हाई ग्रोथ सिनेरियो बन चुका था। और उसी से भारत को बाहर निकाला था नरेंद्र मोदी ने। अब हर चीज़ तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ वर्ल्ड में हाईएस्ट है, ये सब होने के बाद भी इन सबको जो है बहुत समस्या आ रही है। लेकिन चिंता की बात केवल उसको होनी चाहिए जो इनसे कंपटीशन में है मुस्लिम वोट के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये अलायंस में है वहाँ ये क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये अलायंस में है वहाँ वहाँ अपने अलायंस पार्टनर से कहेंगे कि हम ज़्यादा सीट लेंगे, इसलिए उनको समस्या होगी। तो समस्या किसको होने वाली है? समस्या होगी DMK को, समस्या होगी RJD और JDU को। वहाँ बहुत ज़बरदस्त सिर्फ फुटबॉल होने वाली है, आप देखिएगा। और कहाँ समस्या होगी? समस्या और स्थानों पर होगी, वो होगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी देखेगी कि उन्होंने पिछली बार पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कबाड़ दिया था विधानसभा चुनाव में। अब कांग्रेस जो है उसके लिए खड़ी हुई है कि साहब मोदी को तो हम ही हरा सकते हैं, इसलिए वोट हमको जाना चाहिए। ये समस्या उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पूरी की पूरी 14 मुस्लिम वोटों की है वो इस समय समाजवादी पार्टी की है, जैसा कि उसने विधानसभा चुनाव में लगभग पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कबाड़ दिया था। अब जो है राहुल गांधी जाएंगे वहाँ पर और कहेंगे कि नहीं देखिए इनसे तो कुछ होना जाना है नहीं, हम लीड कर रहे हैं ऑपोजिशन को। तो ऑपोजिशन के लीडर का जो एक नेचुरल क्लेम है राहुल गांधी वो करने के लिए इस प्रकार का पूरा उन्होंने एक इस प्रकार का माहौल बना रखा है जैसे कि पाकिस्तान ही पूरा उनके दौरे को ऑर्गेनाइज कर रहा हो। जिस प्रकार से पाकिस्तान के फंडेड ISI फंडेड और इनडायरेक्टली CIA फंडेड IAMC, ICNA, IMANA, ये जितने भी पाकिस्तान के सिंपैथेटिक, पाकिस्तान के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब लगे हैं इनके दौरे को सफल बनाने में। तो राहुल गांधी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जो साथी हैं ऑपोजिशन में उनको तो आप कमज़ोर कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई विशेष असर आप डाल पाओगे। मज़े करो, अभी तो बहुत कुछ है, तो हमें आपकी कवरेज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट तो इसके अलावा और कहीं मिलता नहीं है। आप अपनी बातें करते रहो और हम उसका मज़ा लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।